तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक 33 साल की महिला, एक बेहद रसूखदार रिटायर्ड जज का परिवार और शादी के महज 5 महीने बाद एक बेहद संदिग्ध मौत। आजकल सोशल मीडिया पर भी ये मामला पूरी तरह छाया हुआ है। और हो भी क्यों ना, ये अब सिर्फ एक आम घटना नहीं रह गई है, बल्कि न्याय, हमारी फोरेंसिक साइंस और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। आज हम दस्तावेजों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आधिकारिक बयानों के आधार पर ट्विस्टा शर्मा की मौत के इस पूरे मामले की हर एक परत को सिलसिलेवार तरीके से खोलने वाले हैं। अब इस पूरे मामले का जो सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे उलझा हुआ सवाल है वो ये कि क्या ये हत्या है या फिर आत्महत्या। पुलिस की थ्योरी और परिवार के दावों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। मतलब एक तरफ जांच एजेंसियां इसे सुसाइड मानकर चल रही हैं, तो दूसरी तरफ परिवार चीख चीख कर कह रहा है कि नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है, एक मर्डर है। तो सच क्या है? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छुटा है। और इसे समझने के लिए हमें जज्बातों को किनारे रखकर सीधे वैज्ञानिक और ठोस तथ्यों पर बात करनी होगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, यानी ऑटोप्सी और फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में। देखिए, किसी भी संदिग्ध मौत के मामले में शरीर ही सबसे बड़ा गवाह होता है, और जो शुरुआती मेडिकल जांच सामने आई है वो सच में चौंकाने वाली है। ऑटोप्सी रिपोर्ट क्या कहती है? गर्दन के ऊपरी हिस्से पर तिरछी दिशा में दोहरे लाल रंग के लिगेचर मार्क मिले हैं, यानी फंदे का निशान। त्वचा एकदम सूखी और सख्त हो चुकी थी, जिसे मेडिकल भाषा में पार्चमेंटाइज्ड स्किन कहते हैं। इसके अलावा एस्फिक्सिया यानी दम घुटने के बिल्कुल साफ संकेत मिले हैं, जैसे कान और नाखूनों का नीला पड़ना, चेहरे पर खून का जमाव और दाईं आंख में पेटेकियल ब्लीडिंग। हाँ, गर्दन के पीछे ये निशान अधूरा मिला है। तो ये वो भौतिक साक्ष्य हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब जाहिर है इन चोटों को देखकर परिवार ने तुरंत दूसरे पोस्टमार्टम की मांग कर दी, लेकिन भोपाल जिला कोर्ट ने फिलहाल इस मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि अदालत ने परिवार को एक छोटी सी राहत जरूर दी। उन्होंने शव को सुरक्षित रखने का निर्देश दे दिया है। सुनने में यह आसान लगता है ना, लेकिन असल में इस आदेश ने एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती खड़ी कर दी है। -80 डिग्री सेल्सियस। जी हां, से ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस वक्त की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक समस्या है। दरअसल पुलिस ने परिवार को लेटर लिखकर कहा है कि वो शव को ले जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि शव को सड़ने से बचाने के लिए -80 डिग्री तापमान की जरूरत है, जबकि भोपाल एम्स के मुर्दाघर में जो सुविधा है वो सिर्फ -4 डिग्री तक की ही है। मतलब एक ऐसा तकनीकी गतिरोध पैदा हो गया है जिसने इस केस की उलझन को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि पुलिस की जांच अभी किस मोड़ पर है और लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। तो सवाल यह है कि पुलिस की जांच आखिर किस दिशा में जा रही है। अगर हम पुलिस के आधिकारिक बयान को देखें तो उनका कहना है कि जो बेल्ट फांसी में इस्तेमाल हुई थी उसका और गले के निशानों का मिलान कर लिया गया है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसे एंटी मॉर्टम हैंगिंग बता रही है। मतलब मौत फांसी के फंदे से लटकने की वजह से ही हुई है। पुलिस का बिल्कुल साफ कहना है कि उन्हें अब तक हत्या का कोई सबूत नहीं मिला है, और शरीर पर जो बाकी चोट के निशान हैं वो बेहद सामान्य है। यानी आधिकारिक तौर पर इसे हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या माना जा रहा है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जो मुख्य आरोपी है यानी फरार पति समर्थ सिंह, उस पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने कई अलग अलग टीमें बनाई हैं और धारा 304B यानी दहेज मृत्यु के तहत जो मामला दर्ज हुआ है उसमें गिरफ्तारी के लिए लगातार ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। अब आते हैं इस मामले के तीसरे और सबसे संवेदनशील पहलू पर, परिवार के आरोप और ससुराल पक्ष का बचाव। देखिए, यहां हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ मृतका का परिवार है जिनका सीधा आरोप है कि ये दहेज हत्या का मामला है जिसे रसूखदारों के दबाव में रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। उनका यह भी कहना है कि उनकी बेटी के चरित्र पर सवाल उठाकर पूरे केस को भटकाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हैं रिटायर्ड जज और सास गिरिबाला सिंह। उनका बचाव है कि भाई दहेज लेन देन की तो कभी कोई बात ही नहीं हुई। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि मृतका डिप्रेशन का शिकार थी, काफ़ी हैवी डोज की दवाइयां ले रही थी और वो बच्चा भी नहीं चाहती थी, जिसके लिए उसने खुद कंसेंटमेंट फॉर्म भरा था। अब ये दोनों ही दावे इतने विरोधाभासी हैं कि केस और भी उलझ जाता है, और इस टकराव की आंच अब सीधे कानूनी पदों तक पहुंच गई है। परिवार ने बाकायदा राज्यपाल को लेटर लिखा है। उनकी मांग क्या है कि सास गिरिबाला सिंह को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के पद से तुरंत हटाया जाए। परिवार का तर्क बड़ा सीधा है। उनका कहना है कि जब उन पर दहेज मृत्यु जैसी गंभीर धारा में एफआईआर दर्ज है तो ऐसे कदाचार या आरोप की स्थिति में उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
अब इन सब विवादों के बीच पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह निष्पक्ष दिखने की कोशिश कर रही है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार का एक अहम बयान आया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि देखिए, दूसरे पोस्टमार्टम का जो अधिकार है वो पूरी तरह से अदालत के हाथ में है। पुलिस का स्टैंड एकदम क्लियर है कि अगर कोर्ट दूसरा पोस्टमार्टम कराने का आदेश देता है तो पुलिस विभाग को उससे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से की ओर, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये मामला राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ चुका है। ये पूरा घटनाक्रम जिस तेजी से आगे बढ़ा है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। पहले सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार शुरू हुई, फिर पूर्व सैनिकों का शौर्य स्मारक पर जुटना और बाइक रैलियां निकालना, और देखते ही देखते एक साधारण एफआईआर से शुरू हुआ ये मामला सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग की टेबल तक जा पहुंचा। बात यही नहीं रुकी। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री का परिवार से मिलना और फिर परिवार का सीधे देश की राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से न्याय मांगना। ये क्रमिक विकास साफ बताता है कि सिस्टम के हर एक स्तर तक इस केस की गूंज पहुंच चुकी है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर के एक्शन की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को बहुत सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने साफ कह दिया है कि उन्हें 7 दिनों के भीतर एक पूरी एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी एटीआर चाहिए। इसमें एक एक चीज का हिसाब मांगा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी, पासपोर्ट जब्त करना, सीसीटीवी फुटेज खंगालना, कॉल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक सबूतों पर अब तक क्या हुआ। जाहिर है जांच एजेंसियों पर यह एक बहुत बड़ा दबाव है। और राजनीतिक स्तर पर भी माहौल काफी गर्म है। परिवार ने जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की तो उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए केंद्र को पत्र लिखने का वादा भी किया है। उधर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग उठा दी है ताकि सच सामने आ सके। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या सीबीआई जांच इस पूरी त्रासदी के असली सच को सामने ला पाएगी? जरा सोचिए, -80 डिग्री की दरकार वाला एक शव, 2 परिवारों के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप, फोरेंसिक विज्ञान की पेचीदगियां और सर्वोच्च स्तर तक पहुंची न्याय की गुहार। जब तक कोई स्वतंत्र जांच एजेंसी इन उलझे हुए धागों को नहीं सुलझाती, तब तक हत्या और आत्महत्या के बीच का ये फासला ऐसे ही सवालों के घेरे में रहेगा। ये केस अब सिर्फ एक मौत का मामला नहीं है, बल्कि हमारी न्याय प्रणाली की पारदर्शिता की एक बहुत बड़ी परीक्षा बन चुका है।